So let's start the chapter. Pause the video and note down the key contents. Note down. Find out आपके और मेरे कंटेंट मैच करिए और देखिए क्या मिस था. Types of entrepreneur. Types of entrepreneur. The first topic is types of entrepreneur. Types of entrepreneur. We divide it in 4 different categories. Types of entrepreneur. Before writing the types of entrepreneur, write the meaning of entrepreneur. Entrepreneur we discussed in unit 1. Entrepreneur is the person who combines all factors of production, take risk, earn profit, continuous activity. Entrepreneur is a problem solver. How problem solver? Entrepreneur scan the environment, सर्च करता है, देखता है लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है, लोगों की नीड्स क्या है, लोगों की वही प्रॉब्लम्स और नीड एंटरप्रेन्योर के लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी. एंटरप्रेन्योर कन्वर्ट दिस अपॉर्चुनिटी into business idea, grab it before the others and earn profit. So after writing the definition of entrepreneur, types of entrepreneur, we divide types of entrepreneur in 4 different categories. 4 different categories. First type of entrepreneur, then second type of entrepreneur, third type of entrepreneur and fourth type of entrepreneur. 4 type of entrepreneur. First is according to C. Dunholm. C. Dunholm के अकॉर्डिंग आपके जो 4 डिफरेंट टाइप्स हैं वो हैं C. Dunholm. DANHOLF. 4 different types of entrepreneur according to C. Dunholm. 4 types. First and the most important is innovative entrepreneur. इनोवेटिव जो कि हमेशा कुछ ना कुछ नया सर्च करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया ढूंढते रहते हैं. इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स जो कि हमेशा कुछ नया ढूंढते हैं बिकॉज कस्टमर ऑलवेज वांटेड टू हैव समथिंग न्यू. सेकंड, ये इनोवेटिव नहीं होते, ये उतने स्मार्ट, इतने क्रिएटिव नहीं है कि कुछ नया ढूंढ पाए, बट हाँ बहुत हार्ड वर्कर हैं. ये लोग अडॉप्ट कर लेते हैं उन चीज़ों को जो कि इनोवेटिव ने फाइंड आउट किए थे. इनोवेटिव ने क्या किया, न्यू आइडियाज, न्यू वेज, न्यू सॉल्यूशन, न्यू गुड्स, न्यू मेथड्स, कुछ नया इंट्रोड्यूस किया था. इमिटेटिव जो सेकंड टाइप है वो क्या करते हैं, जो इनोवेटिव ने फाइंड आउट किया है उसे कॉपी कर लेते हैं. जैसे आपने फर्स्ट कॉपी देखा है, कितनी सारी ब्रांड्स की आप फर्स्ट कॉपी देखते हो. तो इमिटेटिव कौन होते हैं, दे यूजुअली कॉपी और अडॉप्ट the changes made by innovative. So second type is imitative. Second type is imitative entrepreneur. Second type is imitative entrepreneur who copy or adopt changes made by innovative. तो यहाँ ब्रैकेट में छोटा सा लिख दो, copy और adopt changes मेड बाय इनोवेटिव. आपको याद रहेगा कि ये कॉपी कर लेते हैं, हम चेंजेस को अडॉप्ट कर सकते हैं जिन्होंने की जो चीज़ें, जो मेथड, जो टेक्निक्स, जो वेज, जो गुड्स, जो सर्विसेज इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी. कंप्लीट, इमिटेटिव कंप्लीट. थर्ड इज फेबियन एंटरप्रेन्योर्स. फेबियन, आपको डेफिनेशन लिखते लिखते खुद से भी रिलेट करके देखना है कि आप इसमें से किस टाइप के एंटरप्रेन्योर हो. इमिटेटिव होना गलत नहीं है क्योंकि चीज़ें इनोवेट हो जाती हैं और उसके बाद उनकी कॉपी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. फेबियन एंटरप्रेन्योर. फेबियन एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एंटरप्रेन्योर्स. फेबियन एंटरप्रेन्योर्स शाय, लेजी, कोशियस होते हैं, रिस्क नहीं लेते, बट एनर्जेटिक होते हैं, कॉन्टिन्यूअस काम करते हैं. जैसे आप केस स्टडी में वर्ड देखोगे, शाय, लेजी, कोशियस, डू नॉट टेक रिस्क, तो आप वहां फेबियन लिखोगे. फेबियन आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, शाय, कोशियस, लेजी और डू नॉट टेक रिस्क. इन वर्ड से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि ये फेबियन एंटरप्रेन्योर हैं.
और जहां आपने देखा कि कॉपी कर लिया, चेंजेस अडॉप्ट कर लिए, उसके जैसा बनाने लगे, तो वो इमिटेटिव है। जहां आप देखोगे कि न्यू मेथड्स फाइंड किए, न्यू आइडियाज फाइंड किए, दैट आर इनोवेटिव। अभी तक आप सोच सकते हो कि आप अभी तक 4 में से किस टाइप के एंटरप्रेन्योर हैं, विच टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर यू आर। 1 इज लेफ्ट, ड्रोन एंटरप्रेन्योर। ड्रोन, व्हाट इज ड्रोन? Innovative, who find new methods, new ideas. Imitative, who copy or adopt changes made by innovative. Fabian, shy, cautious, lazy and do not take risk but continuous रहते हैं अपनी एक्टिविटी में, बिजनेस नहीं वाइंड अप करते, continuous they engaged in business activity. And the last one according to Siedenholf, last one according to Siedenholf is drone entrepreneur. ये आपका उड़ाने वाला ड्रोन नहीं है। ड्रोन एंटरप्रेन्योर ये न्यू चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करते, सेम रूटीन मैनर में काम करते हैं, फॉलो द वर्क इन रूटीन मैनर, दे टेक लीस्ट इंटरेस्ट इन फाइंडिंग न्यू वेज। न्यू, और क्या करते हैं जब न्यू वेज नहीं फाइंड आउट करते तो रूटीन मैनर को फॉलो करते हैं। दे टेक लीस्ट इंटरेस्ट इन फाइंड आउट न्यू वेज, लीस्ट इंटरेस्ट in find out new ways, follow routine manner. Complete? Siedenholf 4 types are complete. Now pause the video and note it down. Types of entrepreneur according to Siedenholf complete. According to Siedenholf complete 4 types. Now according to business type. According to business type, according to business type, how many types of entrepreneurs? We read 5 types. According to business type, किस तरह का business entrepreneurs करते हैं? तो first is सबसे मैक्सिमम पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर। वी राइट इट एट पोज कर आ गया पोज ले डन ऑल 4 टाइप्स कंप्लीट। नाउ अकॉर्डिंग टू बिजनेस टाइप 5, एक तो बढ़ाना ही पड़ेगा आपका 5 टाइप्स। फर्स्ट इज बिजनेस टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर 1 2 3 4 5 टाइप्स में फर्स्ट इज बिजनेस एंटरप्रेन्योर who buy goods from somewhere and sell it to some other person. They are business entrepreneur. Then trading entrepreneur. What is the difference between business entrepreneur and trading entrepreneur? Trading means you are buying and selling goods only. आप गुड्स कहीं एक प्लेस से खरीदते हो, दूसरे प्लेस पर बेच देते हो, बीच में आप क्या अर्न करते हो? प्रॉफिट मार्जिन। यस, यू कैन वर्क एज एजेंट्स और सेलर्स और मिडलमैन, होलसेलर, रिटेलर, किसी भी टाइप से जब आप काम करते हैं, यू आर ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर। बिजनेस एंटरप्रेन्योर व्हेन यू डेवलप न्यू आइडिया फॉर अ न्यू प्रोडक्ट, जनरली फाउंड इन अ स्मॉल ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है। ये बिजनेस स्टॉप पोज कर, तो घुर ही जा रहा है। अकॉर्डिंग टू Siedenholf 4 types are complete. According to business type 5 types are there. First is business entrepreneur. First is business entrepreneur. Business entrepreneur are the persons who develops new idea after scanning the environment and are generally found in small trading and manufacturing. Generally found in small trading and manufacturing. Trading means buying from somewhere, selling to other person, and manufacturing when you convert raw material into finished good. जैसे एक पेन बनाने के लिए आपने प्लास्टिक खरीदा, इंक खरीदी और इसे कन्वर्ट कर दिया एक फिनिश्ड गुड में. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. आफ्टर बिजनेस एंटरप्रेन्योर, नेक्स्ट टाइप इज ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर. नेक्स्ट टाइप इज ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर. इनका काम मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, ये सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं. ट्रेडिंग मीन्स buying from some place and sell it to another place. Now short question for you, only one marker. Can you trade services?
क्या आप सर्विसेज को ट्रेड कर सकते हो? नो, नहीं। यू कैन ट्रेड ओनली एंड ओनली गुड्स, क्योंकि ट्रेडिंग का मतलब है कि बाइंग फ्रॉम समवेयर एंड सेल इट टू सम अदर प्लेस और पर्सन, अर्न प्रॉफिट इन बिटवीन। आफ्टर ट्रेडिंग नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर। इफ यू केयरफुली रीड द नेम्स आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगा। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर, industrial entrepreneur who are busy in manufacturing. Industrial entrepreneur, industrial means जो कि raw material लेते हैं, deal in industrial, they convert raw material into finished good. Now you ask, ma'am, what is the difference between business entrepreneur and industrial entrepreneur? Business entrepreneur scan the environment, find out the problem, convert, वो सब तो entrepreneur हैं जो कि factors of production को combine करते हैं, रिस्क लेते हैं, कॉन्टिन्यूस वर्क करते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं। बट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर जब आपने पढ़ा, सी डन ऑल 4 टाइप्स करने के बाद आप बिजनेस टाइप पे है। बिजनेस एंटरप्रेन्योर ये न्यू आइडिया डेवलप करते हैं, इनका काम है न्यू आइडिया डेवलप करना, इवन इट इज रिलेटेड विद ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग। न्यू आइडिया डेवलप करके जो काम करते हैं वो बिजनेस है। ट्रेडिंग जो सिर्फ खरीदना और बेचना, और उसके बाद इंडस्ट्रियल ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि न्यू आइडिया इन्होंने फाइंड आउट किया हो, किसी भी एग्जिस्टिंग काम को वो स्टार्ट कर सकते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर इज कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड। यहाँ भी हो सकता था, बट यहाँ कंडीशन है कि फाइंड आउट न्यू आइडिया, न्यू वेज। तो बिजनेस एंटरप्रेन्योर इज ए ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। इंडस्ट्रियल जो कि सिर्फ कन्वर्जन करता है, ट्रेडिंग जो कि ओनली सेल परचेज करता है। नेक्स्ट वन इज कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर। कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर जो नॉर्मली अगर आप बेस्ट तरीका है तो आप ये याद रख सकते हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं। बट प्रॉपर डेफिनेशन के लिए अभी हम आपको डेफिनेशन दे देते हैं। कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन सब में सेम जाएगी। हु कंबाइंस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अर्न प्रॉफिट आफ्टर टेकिंग रिस्क, दे आर मॉडरेट रिस्क टेकर, दे आर प्रॉब्लम सॉल्वर। हु एंटरप्रेन्योर्स आर। नाउ कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर दे आर प्रमोटर्स who organize, manage and control a corporate undertaking. They are promoters. Promoters होते हैं, they organize, start and manage a corporate undertaking. Corporate undertaking को ये start करते हैं, promote करते हैं, manage करते हैं, idea को एक real shape देते हैं. They people are corporate entrepreneur. Next and the most important, maximum of the population of India is engaged in 5th type of entrepreneur. Guess what is it? क्या गेस किया आपने? मैक्सिमम परसेंटेज कौन से सेक्टर में काम करती है? प्राइमरी सेक्टर, ऑब्वियस। प्राइमरी सेक्टर तो दीज आर एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स। 5th टाइप इज एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स। आर यू राइटिंग साइड बाय साइड और नो? एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स। प्रिपेयर नोट्स ऑल्सो। जो भी वर्ड आपको आपके लिए ठीक लगे उसे साथ साथ नोट करते जाएं, और दी बेस्ट रहेगा अगर आप इनके लेटेस्ट टाइप के एग्जाम्पल्स भी लिखते हैं। तो गेस के पेपर में क्वेश्चन आता है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर। आपको डेफिनेशन माइंड में याद होनी चाहिए कि इंडस्ट्रियल टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हैं। अब आपको याद ही नहीं आ रहा है कि क्या होता है, आपके आसपास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, किसी के भी मैन्युफैक्चरिंग का नाम लिख दो। अगर आपको एक्चुअल याद नहीं आ रहा तो आप जैसे लिख सकते हो कि राधिका एंड इंडस्ट्रीज, सो एंड सो इंडस्ट्रीज इज मैन्युफैक्चरिंग शूज, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर। ये परेशान मत होना कि एग्जिस्टिंग तो मुझे किसी का नाम ही याद नहीं है। एग्जिस्टिंग देयर आर सो मेनी एंटरप्रेन्योर्स, सो मेनी बिजनेस, आप कोई भी दे सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि वर्ल्ड फेमस आपसे पूछा जाए। या हम आपसे एक केस स्टडी टाइप में कैसे पूछ सकते हैं? You have 10 lakh rupees with you. You want to start a business. After scanning the environment, which type of entrepreneur you are? आप किस टाइप के एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं? तो आप बता सकते हैं कि आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड, और मैं तो शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करना शुरू करना चाहता हूँ, तो मैं एक इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर बनूंगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट 5 types of business type complete, and pause the video, note it down, then we start 3rd type. After 5 according to business type, next type is on the basis of technology. On the basis of technology,
technical type of entrepreneur who uses machinery for production, and non-technical who are completing the production process without help of machine, etc. So these are technical and non-technical. And the third one is professional type of entrepreneur. Professional type of entrepreneur who are providing their services on basis of their professional, on basis of proper degree. So these are different types of entrepreneur: technical, non-technical and professional. Technical, who provide improved quality of goods, services out of their knowledge. Specialization, they are essentially using machineries, etc. Non-technical, without use of different type of complicated machineries, different strategies. They do not concentrate on technologies. Professional entrepreneur who use their skills, their knowledge, their previous education to providing their services also. Maximum the professional type of entrepreneurs provide their services. Next is on basis of motivation. This fourth type is on basis of motivation. Fourth type is on basis of motivation is fourth type. Motivation लिखने से पहले प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. Types of entrepreneur, 3 types complete. First, according to Siedenholt, 4 types. Next, business type, 5 types. On basis of technology, 3 types. अब बारी आती है आपकी मोटिवेशन की. मोटिवेशन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. नेगेटिव मोटिवेशन, काम कर नहीं तो मार पड़ेगी, घर में आने से पहले पैसे लेकर ही आना, अदरवाइज खाना नहीं मिलेगा. किसी भी टाइप का जो मोटिवेशन है, पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव कैसे, काम करो बहुत अच्छा खाना मिलेगा, काम करो चॉकलेट मिलेगी. सो मोटिवेशन, मोटिवेटिंग फैक्टर्स पे बेस्ड टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स 3. तो वो तीनों देखते हैं कि वो किससे मोटिवेट होकर काम कर रहे हैं. ऑन बेसिस ऑफ मोटिवेटिंग फैक्टर्स के बेस पर हम पढ़ेंगे 3 टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स. ऑन बेसिस ऑफ मोटिवेटिंग फैक्टर्स 3 टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हम पढ़ेंगे. फर्स्ट इज स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर. Spontaneous entrepreneur are self motivated entrepreneur. ये खुद से ही मोटिवेटेड होते हैं. सेल्फ मोटिवेटेड entrepreneur, they start the enterprise for their self satisfaction, to achieve their goal, to prove themselves. They do not need of external motivation. कोई जरूरत नहीं है इन्हें एक्सटर्नल मोटिवेशन की. They are self-desired, self-fulfillment. They always prove their excellence and they do not need of external motivation. Spontaneous जो कि self motivated होते हैं, जैसे कि आप लोग हैं अभी वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, because you are self motivated to score high marks in your exam. These are spontaneous entrepreneur. हम यहाँ लिख सकते हैं ब्रैकेट में self entrepreneur. और आपको पता है स्पॉन्टेनियस का एक और नाम है प्योर एंटरप्रेन्योर. प्योर क्यों, क्योंकि वो खुद से ही मोटिवेटेड है. सेल्फ मोटिवेटेड हमने इसे ब्रैकेट में लिख लिया है ताकि आपको याद रहे. नेक्स्ट इज इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर. इंड्यूस्ड के लिए अभी आज का लेटेस्ट एग्जांपल सबसे बेस्ट हम आपको दे सकते हैं. क्या गवर्नमेंट मोदी सरकार ने जो 20 लाख का लोन पास किया है, 20 लाख करोड़ रुपए एंटरप्रेन्योर्स को टू स्टार्ट देयर ओन एंटरप्राइज. इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो कि गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट फाइनेंस, गवर्नमेंट सब्सिडी, किसी भी टाइप से गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है तो चलो क्यों ना ये बिजनेस कर लेते हैं क्योंकि सरकार मदद कर रही है. 20 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने लोन दिया, वो लोन हमें इजीली मिल रहा है, हम बिजनेस कर सकते हैं. तो मोटिवेटेड बाय गवर्नमेंटल सपोर्ट.
जहाँ गवर्नमेंट के सपोर्ट से मोटिवेट होके जो बिजनेस शुरू करेंगे, दे पीपल आर इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर। अब वो गवर्नमेंट से मोटिवेट होके बिजनेस शुरू करें, तो अब तक क्या कर रहे थे? अचानक कैसे वो सरकार से इन्फ्लुएंस हो गए? बिकॉज दे स्टार्ट दिस business in special circumstances like loss of job, like the situation where they are not able to find the job, and this current situation, COVID-19 situation, is the बेस्ट एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर। आपने खुद देखा कि लैक्स ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब, काम नहीं है उनके पास, कितने ही शोरूम्स बंद हो चुके हैं, कितने ही बिजनेस डूब चुके हैं। तो यहाँ खर्चा तो करना है, दे हैव टू अर्न देयर लिविंग, सो दे कैन स्टार्ट देयर एंटरप्राइज, अपना कोई काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ हमें सरकार से भी लोन इजीली मिल रहा है, 20 लाख करोड़ जो लोन सैंक्शन हुआ है। तो दे ऑल पीपल हु आर मोटिवेटेड बाय स्पेशल गवर्नमेंटल सपोर्ट एंड इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस दे स्टार्ट देयर बिजनेस, दे आर कॉल्ड इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट थर्ड वन इज मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर। Motivated entrepreneur, motivated entrepreneurs are the entrepreneurs who are motivated by their desire to make use of their technical skills, professional skills। उनमें ऑटोमेटिक कोई स्किल है, बस वो उस स्किल पे काम करना शुरू करते हैं। उस स्किल पे काम करते करते वो गुड या सर्विस की डिमांड मार्केट में हो जाती है, सेलेबल सिचुएशन में वो गुड या सर्विस आ जाती है, कस्टमर खरीदना शुरू कर देते हैं और मार्केट में वो प्रोडक्ट या सर्विस चल जाती है। दे पीपल आर मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर। उन्होंने सिर्फ अपनी स्किल्स पे काम करना शुरू किया था, चाहे वो प्रोफेशनल स्किल्स है, चाहे वो टेक्निकल स्किल्स है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली उनके प्रोडक्ट और सर्विस की डिमांड मार्केट में क्रिएट होगी। दे आर motivated entrepreneur. According to motivating factors, 3 types of entrepreneurs are there. First one is spontaneous entrepreneur, self motivated, बाहर से मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। Induced entrepreneur, जो कि गवर्नमेंटल सपोर्ट से स्पेशल सर्कमस्टांसेस में बिजनेस स्टार्ट करते हैं। एंड मोटिवेटेड, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किल्स पे काम कर रहे हैं, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर फेमस इन द मार्केट। और इसमें आप लाइन लिख सकते हो, एंटरप्रेन्योर इज देन फर्दर मोटिवेटेड बाय रिवॉर्ड इन टर्म ऑफ प्रॉफिट, कि उन्होंने तो काम करना शुरू किया था बस अपने स्किल पे, और बाद में उन्हें एज ए रिवॉर्ड प्रॉफिट मिला। 5 टाइप्स कंप्लीट, बट इस 5 टाइप के बाद क्वेश्चन वाइंड अप नहीं होता है। इसके बाद आपको लिखना है ऑन बेसिस ऑफ अदर कैटेगरीज। एक और आप लिखेंगे, बट उसकी हेडिंग आप देंगे अदर कैटेगरीज। यहाँ आपको पापा और दादाजी के बारे में सोचना होगा। अदर कैटेगरीज, पापा और दादाजी के बारे में क्यों सोचना होगा? कि अगर दादाजी बिजनेस में थे, फिर पापा बिजनेस में आए और अब आप हैं, जरूर नहीं है दादाजी, दादी भी हो सकते हैं, नाना भी हो सकते हैं, नानी भी हो सकते हैं, मीन्स ग्रैंड पेरेंट्स बिजनेस में थे, देन पेरेंट्स बिजनेस में थे, अब आप बिजनेस में हो। दिस इज थर्ड जनरेशन बिजनेस। विच टाइप ऑफ दिस इज थर्ड जनरेशन बिजनेस टाइप। बट अगर ग्रैंड पेरेंट्स नहीं थे, ओनली आपके पेरेंट्स बिजनेस में थे और अब आप बिजनेस में आ गए, दिस इज सेकेंड जनरेशन टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर। सेकेंड जनरेशन ओनली बेस्ड ऑन द जनरेशंस। एंड दादू भी जॉब में थे, पापा भी जॉब में थे, लेकिन अब आप पहले हैं अपनी फैमिली में जो कि एंटरप्रेन्योर हैं, तो दिस इज फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। क्लियर? यहाँ हमने अपनी फैमिली के बारे में सोचा है। अगर फैमिली में सिर्फ आप ही हैं जिसने कि बिजनेस शुरू किया है, फर्स्ट जनरेशन, बट अगर पेरेंट्स भी थे, सेकंड जनरेशन, अगर पेरेंट्स के साथ ग्रैंड पेरेंट्स भी थे, थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर कंप्लीट। लेट्स डू अ शॉर्ट रिवीजन। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर अकॉर्डिंग टू सी डनोल्फ आपने पढ़ा था 4 टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, इनोवेटिव, इमिटेटिव, थर्ड, फोर्थ आप याद करिए, रिवाइज करिए। अकॉर्डिंग टू बिजनेस टाइप्स आपने पढ़ा था 5 टाइप्स, जिसमें बिजनेस, ट्रेडिंग, एग्रीकल्चरल,
फिर 2 आपके लिए ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल। थर्ड आपके लिए ऑन द बेसिस ऑफ मोटिवेशन, स्पॉन्टेनियस, जो कि आप सेल्फ मोटिवेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट इज इंड्यूस्ड एंड थर्ड वन आपके लिए यहाँ खत्म नहीं होता, 5 टाइप के बाद एक और लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ अदर कैटेगरीज। अदर कैटेगरीज में फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। बिल्कुल आप क्लियर होंगे, अपने ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स के बिजनेस के बारे में नहीं है तो चलिए बात कर लीजिए उनसे। पोज एंड नोट इट डाउन। Types of entrepreneur complete in each and every type. Now competencies of entrepreneur. According to your book, there are 12 competencies which we are going to discuss. Competencies. COMPETENCIES. Competencies of entrepreneur. Competency means helps you to perform better than others. Helps you to perform better than others is competency. And competencies of entrepreneur according to your syllabus there are 12 which we are starting. Number 1 is initiative. Initiative to take first step. Initiative means taking first step. Initiative is the most fundamental basic competency required by an entrepreneur. So basic competency which entrepreneur should have is initiative. Initiative means taking first step. Entrepreneur is the keen observer of the society. He observes society and take first step. First step is called initiative. अब डिपेंड्स कि फर्स्ट स्टेप लेने के बाद वो कैसे प्रोग्रेस करते हैं, बट इन दिस डायनामिक एनवायरनमेंट फिर देयर आर चेंजेस डे बाय डे. कंज्यूमर ट्रेंड आर चेंजिंग, मार्केट ट्रेंड इज चेंजिंग. पर्सन शुड बी अ कीन ऑब्जर्वर. सो ऑब्जर्वेशन के बाद स्टेप तो लेना ही होगा टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी बिफोर अदर्स. इनिशिएटिव इज द बेसिक competency required by entrepreneur. Second, for initiative we can write first step in the enterprise. First step in the enterprise की पहला step तो लेना ही होगा. That is initiative. Basic fundamental competency is initiative. 1 mark question में आपका ये आ सकता है. What is the basic fundamental competency in an enterprise? You say that is initiative. Next one is creativity and innovation. Why creativity? Same line, customer is the king of market. So customer is the king of market and customer always wanted to have something new. Creativity and innovation. कस्टमर को हमेशा ही कुछ नया खरीदना होता है. कस्टमर हमेशा कुछ नया खरीदता है. जैसा कि फर्स्ट चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड, यू नेवर बाय सेम कलर ऑफ बैग, सेम कलर ऑफ टिफिन और सेम ड्रेस, सेम साइज ऑफ, सेम डिजाइन ऑफ शूज. हमेशा आप कुछ नया मांगते हो. तो ये एंटरप्रेन्योर की जिम्मेदारी है कि आपको नया दे. फॉर दिस एंटरप्रेन्योर शुड बी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव. क्रिएटिव और इनोवेटिव में आप लिखेंगे कि डिजाइन न्यू प्रोडक्ट और मेक सुटेबल चेंजेस इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. डिजाइन न्यू प्रोडक्ट, या तो नया डिजाइन करो या फिर एग्जिस्टिंग में कुछ सुटेबल चेंजेस कर दो. डिजाइन न्यू प्रोडक्ट और मेक चेंजेस इन एग्जिस्टिंग. या तो नया कर दो या फिर एग्जिस्टिंग में कुछ आप चेंजेस कर सकते हैं. दैट इज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. Third one is risk taking and risk management. Since starting of the subject, we are reading कि entrepreneur is the risk taker. Risk taking and risk management कि आप रिस्क लेते तो हैं लेकिन साथ साथ आप रिस्क को मैनेज करिए. रिस्क को मैनेज कैसे कर सकते हैं? प्लान ए एंड प्लान बी रेडी करके.
it may be profit or it may be loss, means you are working on a new product, new service, offering your product or service in the market. प्रॉफिट भी हो सकता है और नुकसान भी तो हो सकता है। हो सकता है कि कस्टमर को आपकी चीज़ पसंद ना आए और हो सकता है कि बहुत पसंद आए और आप वर्ल्ड फेमस हो जाए। तो रिस्क लेना ज़रूरी है। मार्केट ट्रेंड सर्च करते रहें और मार्केट ट्रेंड सर्च करके जो भी नया प्रोडक्ट डिज़ाइन आप पसंद कर रहे हैं वो मार्केट में चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए आप उसे मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दें। इसके साथ साथ आप यहाँ लिख सकते हैं रिस्क टेकिंग में कि ड्यू टू अनसर्टेनिटी देयर इज हाई लेवल ऑफ रिस्क, बट एंटरप्रेन्योर को उसे मैनेज करना आना चाहिए। रिस्क क्यों होता है? ड्यू टू अनसर्टेनिटी। जैसे कि अगर मैं अपना कहूँ तो लास्ट ईयर वी प्लान्ड अ लॉट, बट क्या वैसा हम अचीव कर पाए? नहीं, बिकॉज एनवायरनमेंट इज डायनामिक। ड्यू टू अनसर्टेनिटी देयर इज अ lot of risk. Due to uncertainty there is a lot of risk, but entrepreneur should know how to manage. Entrepreneur should know how to manage it. These are competencies of an entrepreneur. फर्स्ट इज इनिशिएटिव, पहला स्टेप लेने लायक होना चाहिए एंटरप्रेन्योर। कोशिश करे कि पहला स्टेप लेने के बाद बेशक धीरे काम कर रहा है, तेज काम कर रहा है। सेकंड इज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, हमेशा कुछ नया प्रोवाइड करे या तो कुछ नया फाइंड आउट करे, एग्जिस्टिंग में चेंजेस कर दे। थर्ड वन इज रिस्क टेकिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट, एंड फोर्थ इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। हाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग? आफ्टर स्कैनिंग द एनवायरनमेंट, find out needs and problems of the society and give a creative solution of it. Problems are bound to come in the path of progress. And you need to solve it. Problems are bound to come in the path of progress. You need to solve it. You are entrepreneur need to solve it by providing creative solutions. How they can solve the problems? They can solve the problems if we take example of Ratan Tata shift production plant of Nano from Singapore to Sanand. Why? Due to unforeseen complexities. कुछ ऐसी complexities आ गई थी जो कि उन्होंने पहले प्लान नहीं की थी, प्लान में नहीं थी। बिकॉज अनसर्टेनिटीज आर देयर, एनवायरनमेंट में अनसर्टेनिटीज होती हैं, रिस्क होता है, बट आपको उसे मैनेज करना आना चाहिए और आपको उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आना चाहिए। और इसी तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए रतन टाटा ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से शिफ्ट करी? सिंगूर से सनंद उन्होंने शिफ्ट कर दी थी। और कोई अदर एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। नेक्स्ट इज लीडरशिप। एंटरप्रेन्योर हमेशा कहता है कि फॉलो मी मीन्स फर्स्ट स्टेप तो एंटरप्रेन्योर को ही लेना होगा। एंटरप्रेन्योर को ही इतना इफेक्टिव लीडर होना होगा कि वो अपनी टीम को गाइड कर सके, मोटिवेट कर सके। और गाइड और मोटिवेट करने के लिए ज़रूरी है एंटरप्रेन्योर शुड हैव लीडरशिप स्किल्स। अगर हम आपसे डिस्कस करते हैं कि डू यू हैव लीडरशिप स्किल्स, तो आप याद करेंगे हाँ है। तो पिछली बार जब मैं फंक्शन में गया था तो सारी पार्टी मैंने ही अरेंज की थी, और जब पार्टी मैंने ही ऑर्गेनाइज की, मैंने ही अरेंज की, और जो मैं चाहता था, जैसा मैं चाहता था वैसा मैं मैनेज कर पाया। लीडरशिप स्किल व्हेन यू are able to guide and motivate your subordinates or team members. So fifth competency is leadership. Please check side by side, do you have these competencies in you or you need to develop it. आप इन्हें डेवलप भी कर सकते हैं। कॉम्पिटेंसी हैं आप में तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज टाइम टू टाइम स्लोली एंड ग्रेजुअली यू मे डेवलप दीज कॉम्पिटेंसीज। Leadership means to lead and motivate your team members. Entrepreneur should be effective leader to motivate, effective leader
to motivate your subordinate or team members. Effective leader to motivate subordinates or team members. देखो बिजनेस में कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है. प्रॉब्लम आने के वक्त आपको एज ए गुड लीडर अपनी टीम मेंबर्स को मोटिवेट करना है. टीम मेंबर्स, आपको अपनी टीम मेंबर्स को मोटिवेट करना है. प्रॉब्लम्स का क्रिएटिव सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. जब भी कंपनी में कोई प्रॉब्लम आएगी आप उसका इफेक्टिव सॉल्यूशन दोगे. आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इफेक्टिव होनी चाहिए, आपकी पर्सनालिटी इफेक्टिव होनी चाहिए, आपकी नॉलेज परफेक्ट होनी चाहिए और उन्हीं के साथ आप बनेंगे अ गुड लीडर. 6th one, after 5, initiative, creativity, risk taking, problem solving, leadership. 5, and the 6th one is persistence. Persistence means continuation. काम से घबराना नहीं है, सिचुएशन से घबराना नहीं है कि बहुत हुआ अब और नहीं, ऐसा नहीं. कॉन्टिन्यूशन, कॉन्टिन्यू रहिए बिल्कुल काम में. क्रिएट द नीड ऑफ प्रोडक्ट इन मार्केट. प्रोडक्ट की अगर मार्केट में नीड है तो ठीक है, अदरवाइज एवरीथिंग रिक्वायर अ वेरी क्लोज अटेंशन. क्रिएटिंग अ नीड इन मार्केट फॉर द product or service which you are providing. This calls the intense perseverance of the part of entrepreneur. कोई भी रोड ब्लॉक्स आते हैं उन्हें रिमूव करिए आप और न्यू वेज फाइंड आउट करिए अपने काम को कंप्लीट करने के लिए. सो नेक्स्ट इज persistence. For persistence what we can write, create the need of product in the market. कैसे प्रोडक्ट की नीड क्रिएट करनी है वो आप सोचिए, बट क्रिएट करिए. बिजनेस छोड़कर नहीं जाना है. क्रिएट द नीड ऑफ प्रोडक्ट इन मार्केट. बिजनेस छोड़कर बिल्कुल नहीं जाएंगे, चेंज नहीं करेंगे. फर्स्ट 1000 days आर वेरी क्रूशियल इन द बिजनेस. आपका फोकस एक ही होना चाहिए कि प्रोडक्ट की या सर्विस की मार्केट में नीड क्रिएट करनी है. सो कॉम्पिटेंसीज, लेट्स हैव अ शॉर्ट रिवाइज. फर्स्ट इज इनिशिएटिव. Always write heading plus explanation because as per CBSE marking scheme, half mark for heading, half mark for explanation. Initiative, creativity, risk taking, problem solving, leadership, persistence. 6 competencies, 50% of competencies are done. And 7, let's pause the video and note down these 6 competencies. 7th competency is competency of entrepreneur is information seeking. Information seeking, as you are working on a product or service, you always wanted to provide something new to the customer. उसके लिए आपको कस्टमर चेंज, कस्टमर टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन सब जानना होगा. यू रिक्वायर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मार्केट. अब वो इन्फॉर्मेशन आप कैसे ले सकते हो? आप मार्केट सर्वे कर सकते हो, आप कस्टमर से पूछ सकते हो, आप क्वेश्चनियर मेल भेज सकते हो. सो इन्फॉर्मेशन सीकिंग मीन्स रिक्वायर टू बिल्ड एंटरप्राइज. इन्फॉर्मेशन गेट बाय रिसर्च और वी गेट फीडबैक बाय आवर कस्टमर्स. इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए ही. आपकी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए कि हमेशा आपके अंदर इच्छा हो कि इन्फॉर्मेशन मुझे इन्फॉर्मेशन लेनी है, मुझे मार्केट को जानना है, मुझे कस्टमर को जानना है, मुझे लोगों को जानना है. ये कॉम्पिटेंसीज हम आपकी बता रहे हैं. ये स्किल्स, ये क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए एज एंटरप्रेन्योर. सो इन्फॉर्मेशन सीकिंग इज योर क्वालिटी एज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. इन्फॉर्मेशन के बाद ही आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस में चेंज कर पाएंगे. 8th one is information seeking, then quality performance. Quality, always work on the quality of product or service. क्वालिटी नहीं होगी तो कस्टमर आपके पास दोबारा नहीं आएंगे, ना ही वो किसी और को आपका प्रोडक्ट या सर्विस रेफर करेंगे. क्वालिटी परफॉर्मेंस इज मस्ट टू स्टे फॉर अ लॉन्ग. पुअर क्वालिटी देकर आप कस्टमर को एक बार या 2 बार बेवकूफ बना सकते हो, बट बार बार नहीं. गुडविल बहुत जरूरी है. व्हाट इज गुडविल? व्हेन ओल्ड कस्टमर रिजोर्ट एट ओल्ड प्लेस. जब पुराने कस्टमर पुरानी जगह पर बार बार आते हैं. जब पुराने कस्टमर पुरानी जगह पर बार बार आते हैं.
क्वालिटी परफॉर्मेंस, टू चेक द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट टाइम टू टाइम, ताकि कस्टमर्स का ट्रस्ट आप पर बना रहे। इंफॉर्मेशन सीकिंग बाय वेबसाइट्स और सर्वे और फीडबैक्स। नेक्स्ट वन 9, what we are doing, competencies of an entrepreneur. 9th is systematic planning. Planning is thinking before doing. Planning bridges the gap between where we are and where we want to go. Systematic planning नहीं होगी तो आप टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। Blueprint for the resources required. Planning means आपको पहले ही ब्लूप्रिंट लेकर चलना होगा कि कौन कौन से रिसोर्सेज आपको ज़रूरत है और उन रिसोर्सेज को आप कलेक्ट करोगे। ब्लूप्रिंट फॉर द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, वो ब्लूप्रिंट आपके पास रेडी होगा, रिसोर्सेज को आप कलेक्ट कर पाएंगे, प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप काम कर पाएंगे। क्वालिटी परफॉर्मेंस में आप क्या लिखेंगे, क्वालिटी इन ऑल प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड, क्वालिटी इन ऑल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इज रिक्वायर्ड। और इंफॉर्मेशन सीकिंग में आप क्या लिखेंगे, इंफॉर्मेशन बाय सर्वे फीडबैक एक्सेट्रा। इंफॉर्मेशन बाय सर्वे फीडबैक etc. And 10th competency of yours means entrepreneurs is persuasion. 10th is persuasion and influencing others. Always influence others. Persuasion and influencing others. कैसे, जैसे आपको लोन लेना है या आपको नया कॉन्ट्रैक्ट लेना है, आपकी स्किल्स, आपकी पावर या आपका अपना बिजनेस प्लान को प्रेजेंट करने का तरीका इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सो पावरफुल नॉलेज और सबसे बड़ी कन्विंसिंग पावर कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए, स्पेशली जहां से आप लोन ले रहे हैं। परसुएशन एंड इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, जिसमें कि आपके स्पेशली वो लोग आते हैं जहां से आपको बिजनेस लेना है। आपकी कॉम्पिटेंसी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप इजीली उन्हें इन्फ्लुएंस कर पाए। प्रैक्टिस ऑफ हाईलाइटिंग स्ट्रांग पॉइंट्स, स्पेशली अपने स्ट्रांग पॉइंट्स को हाईलाइट करना सीखो। दूसरों को तभी आप इन्फ्लुएंस कर पाओगे जब आप अपने स्ट्रांग पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहे हो। हाईलाइट योर स्ट्रांग पॉइंट्स, हाईलाइट स्ट्रांग पॉइंट्स, वो प्रैक्टिस हमेशा रखो। जब आप खुद को भी इंट्रोड्यूस करते हो एज एन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, हाईलाइट स्ट्रांग पॉइंट्स। ऐसा नहीं कि आप वीक पॉइंट नहीं देखोगे, वीक पॉइंट फाइंड आउट करो, उन पे काम करो, बट इन्फ्लुएंस अदर्स विद योर स्ट्रांग पॉइंट्स। नेक्स्ट 11th इज एंटरप्राइज लॉन्चिंग। 11th इज एंटरप्राइज लॉन्चिंग। वर्ड एंटरप्राइज लॉन्चिंग कॉम्पिटेंसी, कि आप जो भी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो उसे कर दो बिना किसी हेजिटेशन के। एंटरप्राइज लॉन्चिंग कॉम्पिटेंसीज मीन्स फाइंड आउट नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द कस्टमर, प्रोवाइड इनोवेटिव सॉल्यूशन ऑफ इट एंड गिव अ क्रिएटिव सॉल्यूशन, ग्रैब इट बिफोर अदर्स। एंटरप्राइज लॉन्चिंग कॉम्पिटेंसी, जैसे आपने नीड एंड प्रॉब्लम फाइंड आउट की, ग्रैब करो और स्टार्ट कर दो, ग्रैब करो और स्टार्ट कर दो। तो एंटरप्राइज लॉन्चिंग कॉम्पिटेंसी में क्या लिखोगे कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में आइडिया आता है, बहुत सारे लोग वो करने की सोचते हैं, लेकिन करते कितने हैं? 100 में से 1। 10 साल बाद सोचते हैं अरे ये तो मैंने भी सोचा था, लेकिन वो जो अरे मैंने भी तो सोचा था उस पर काम करना सीखो। एंटरप्राइज लॉन्चिंग कॉम्पिटेंसी मीन्स कि अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट बट नॉट ऑल पीपल रिस्पॉन्ड टू देम। रिस्पॉन्ड टू अपॉर्चुनिटीज, आपको क्या लिखना है यहाँ? रिस्पॉन्ड टू अपॉर्चुनिटीज एंड स्टार्ट वर्क ऑन देम बिफोर अदर्स।
और उससे पहले ही आप उस पर काम करना शुरू कर दो। नेक्स्ट 12th वन इज एंटरप्राइज मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसीज। वेरियस मैनेजमेंट फंक्शंस यू हैव टू परफॉर्म। एंटरप्राइज मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसीज, बहुत सारे फंक्शन आपको मैनेजमेंट फंक्शंस करने पड़ते हैं। कॉम्पिटेंसीज, वेरियस मैनेजमेंट फंक्शन जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस। प्रोडक्शन, ये पेन की प्रोडक्शन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, इसके बाद प्रोडक्शन इज नॉट इनफ, आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। इस प्रोडक्ट को मार्केट में उतारना पड़ेगा, लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा। हाउ यू आर टेलिंग बाय पैम्फलेट्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, एनी अदर वे, एनी वे ऑफ प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। तो वेरियस फंक्शंस लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग मीन्स प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट, लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना। एंड फाइनेंस रिलेटेड टू मनी। फाइनेंस यू मे अरेंज बाय FFF। यहाँ एक मैजिक पॉइंट आपको बता देती हूँ, फाइनेंस आप FFF से अरेंज कर सकते हैं। FFF क्या है? फ्रेंड्स, फैमिली एंड फूल्स। आपको पैसा दे सकते हैं फ्रेंड्स, फैमिली एंड फूल्स। फ्रेंड्स आपका परिवार आपको पैसा देगा, फ्रेंड्स आपके दोस्त देंगे, फैमिली आपका परिवार देगा। और फूल्स कौन होते हैं? याद है? याद आएगा, कैंटीन जाते हैं, कोई एक दोस्त है या फ्रेंड है कोई भी जो आपको हमेशा खाना खिलाते हैं लेकिन उसे कोई नहीं खिलाता, ही इज फूल। यहाँ खिलाना मत छोड़ देना। बट इन बिजनेस बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको पैसा देते रहते हैं विदाउट एनी अर्निंग मोटिव, दे पीपल आर कॉल्ड फूल्स। तो फ्रेंड्स, फैमिली एंड फूल्स, FFF to give finance. These 12 competencies of a successful entrepreneur, if you have these competencies, better, otherwise improve yourself and improvement से काम हो ही जाएगा। 12 competencies आप में धीरे धीरे डेवलप हो जाएंगी। नोट इट डाउन। Class 11th, you are enjoying this chapter because this is related to you successful entrepreneurs, types of entrepreneurs we have completed, competencies we have completed. Now ethics. Ethics refers to well-founded standards of right or wrong. बचपन से हम सिखाते हैं चोरी मत करना और मर्डर तो बिल्कुल मत करना, झूठ मत बोलना, चोरी मत करना, कोई भी गलत काम मत करना। गलत काम आप कभी नहीं पूछते कि मम्मा गलत काम कौन से होते हैं, मैम गलत काम कौन से होते हैं, बिकॉज हम हमेशा टाइम टू टाइम हमेशा कॉन्टिन्यूस आपको ट्रेनिंग देते रहते हैं राइट और रॉन्ग की। तो ये वेल फाउंडेड स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट और रॉन्ग ही है एथिक्स। एथिक्स क्लियर। नाउ बिजनेस एथिक्स में जो स्टैंडर्ड्स हैं वो स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं? ऑनेस्टी, कंपैशन, लॉयल्टी। ऑनेस्टी, कंपैशन, लॉयल्टी और भी बहुत सारे जहाँ की हम हमेशा आपको सही गलत बताते रहते हैं। ये तो हुआ आपसे रिलेटेड। अब बिजनेस से रिलेटेड जो आपके राइट और रॉन्ग के स्टैंडर्ड्स हैं वे होते हैं बिजनेस एथिक्स। Business ethics comprises study of proper business policies and practices regarding potential controversial issues जैसे कि corporate governance या insider trading या फिर bribery। कोई भी किसी भी टाइप का ऐसा काम आप मत करना जो कि कानूनन जुर्म है, जो कि गलत है। रिश्वत देकर कोई गलत प्रोजेक्ट नहीं लेना या फिर रिश्वत देकर गलत काम नहीं करना। और इसमें एग्जांपल्स हम कह सकते हैं कि बेसिक फ्रेमवर्क बिजनेस में चूज टू फॉलो इन ऑर्डर टू गेन पब्लिक एक्सेप्टेंस। आपको प्रॉपर वे से जाना होगा ताकि लोग आपको एक्सेप्ट करें। आपको कोई गलत तरीका नहीं आजमाना है। बिजनेस में याद रखना है आपको वेल फाउंडेड स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग। उन सभी स्टैंडर्ड्स को याद रखते हुए बिजनेस करिए, दैट इज बिजनेस एथिक्स। क्या आप लिख सकते हो बिजनेस एथिक्स के लिए? लिखते हैं स्टडी ऑफ प्रॉपर बिजनेस पॉलिसीज। साथ साथ लिख रहे हैं आप, नोटबुक आपकी रेडी होनी चाहिए, पेन से लिखिए। स्टडी ऑफ बिजनेस पॉलिसीज, स्टडी करना है आपको बिजनेस पॉलिसीज का एंड इसके साथ एंड प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग पोटेंशियल एंड
practices regarding potential means जो हो सकते हैं, regarding potentially controversial issues, कोई भी issues जो कि controversial हैं, जिसमें कि issues हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई एक मान रहा है कोई और नहीं मान रहे हैं, रिगार्डिंग कंट्रोवर्शियल इश्यूज। और इसके साथ आप लिखेंगे वो एग्जाम्पल्स जो अभी आपको बताए गए थे, सच एज गवर्नेंस और इनसाइडर ट्रेडिंग एटसेट्रा। सच एज गवर्नेंस, इनसाइडर ट्रेडिंग एटसेट्रा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इनसाइडर ट्रेडिंग, एंड एक और लिख लेते हैं ब्राइबरी एटसेट्रा। बिजनेस एथिक्स का ध्यान रखिए आप लॉन्ग टर्म में स्टे रहने के लिए। बिजनेस बेस्ड ऑन गुडविल व्हेन ओल्ड कस्टमर रिजोर्ट एट ओल्ड प्लेस। बचपन से जो हमने वेल फाउंडेड स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, वेल फाउंडेड स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग हमने दिया है। बिहेवियर वर्ड मत डालना, क्यों नहीं डालना वो हम आगे आपको बताएंगे। वेल फाउंडेड स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग दिया है, वही आपको बिजनेस में फॉलो करना है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस एथिक्स। आफ्टर बिजनेस एथिक्स, नेक्स्ट टॉपिक, बिजनेस एथिक्स कैन बी डिफाइंड एज critical structured examination of how people and institutions should behave, in the world of commerce। तो बिजनेस एथिक्स हमें क्या बताता है, how people and institutions should behave इन वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स। कैसे उन्हें बिहेव करना है कॉमर्स के वर्ल्ड में, इन वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स। कैसे मीन्स अबाउट राइट और रॉन्ग, दिस इज बिजनेस एथिक्स। इस सवाल का जवाब जहां से मिल जाता है, दैट इज बिजनेस एथिक्स। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Unit 2, types of entrepreneur complete, competency complete, ethics complete. Now your values, attitudes and motivation. Entrepreneurial values लिखिए साइड बाय साइड, entrepreneurial values। अब हम पढ़ेंगे आपके वैल्यूज के बारे में, एटीट्यूड्स एंड मोटिवेशन। एटीट्यूड्स एंड मोटिवेशन। अब वैल्यू, एटीट्यूड एंड मोटिवेशन तीनों कंटेंट पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए द डेफिनेशन ऑफ वैल्यूज। व्हाट वैल्यू इज? अकॉर्डिंग टू वैल्यूज वी ड्रॉ अ डायग्राम ऑल्सो। वैल्यूज मीन्स सेट ऑफ बिलीव्स दैट प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स। वैल्यूज set of beliefs that provides standards। वो बिलीफ्स जो कि हमें सोचने के लिए स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करते हैं, और इसके साथ साथ विच गाइड्स बिहेवियर इज नोन एज वैल्यूज। विच गाइड्स बिहेवियर, आपको याद है कि अभी कुछ देर पहले एथिक्स में मैंने कहा था कि बिहेवियर मत लिखना। क्यों नहीं लिखना एथिक्स में बिहेवियर? क्योंकि बिहेवियर लिखते ही आपकी टर्म आ जाती है वैल्यूज। एथिक्स और वैल्यूज में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। वहां भी स्टैंडर्ड्स थे राइट और रॉन्ग के, यहाँ भी आपको सेट ऑफ बिलीव्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बट यहाँ आ रहा है विच अफेक्ट्स योर बिहेवियर, विच गाइड बिहेवियर। अंडरलाइन कर लीजिए, इज नोन एज वैल्यूज।
बेसिक स्पेशल सबसे बड़ा डिफरेंस आपको एथिक्स और वैल्यूज में यही मिलेगा। वहाँ वेल स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग थे, यहाँ वेल स्टैंडर्ड्स विच प्रोवाइड्स एंड विच गाइड बिहेवियर इज नोन एज वैल्यूज। दोनों में ही राइट और रॉन्ग की बात हो रही है, बट वहाँ राइट एंड रॉन्ग की क्या करना है कि चोरी नहीं करनी है, आपको बिजनेस में फ्रॉड नहीं करना है, लेकिन यहाँ आपके बिहेवियर के लिए है। वैल्यूज के बाद जैसे एथिक्स के बाद आपने बिजनेस एथिक्स पढ़ा था, वैल्यूज के बाद बिजनेस वैल्यूज, वैल्यूज के बाद बिजनेस वैल्यूज, अबाउट बिजनेस वैल्यूज, अंडरलाइन इट, ऑलवेज हेडिंग प्लस explanation. Business values, if we read business values, the values which defines the objectives of business, values which define the objectives of business, कि आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन है या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, आप कस्टमर वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ अपने वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, क्या आप इन्वायरमेंट को देख रहे हैं या नुकसान कर रहे हैं। हाँ, ये सभी चीजें आपके वैल्यूज हैं जो आपके बिहेवियर को गाइड कर रहे हैं। आपका बिहेवियर वर्ड यहाँ दिमाग में जरूर रखना है। सो बिजनेस वैल्यूज, फॉर बिजनेस वैल्यू व्हाट वी कैन राइट, बिजनेस वैल्यूज या एंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज। बिजनेस नहीं तो आप इसे एंटरप्रेन्योरियल भी लिख सकते हैं, एंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज, एंटरप्रेन्योरियल values, entrepreneurial values and business values, same thing. What we can write, the values which define the objectives of business, the values which defines the objectives of business. objectives sales maximization हो सकता है, profit maximization हो सकता है। सेल्स मैक्सिमाइजेशन जब आप सेल बढ़ाना चाह रहे हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जब आपको प्रॉफिट बढ़ाना है, कैसे भी बढ़ा सकते हो। एंड बिजनेस एज वेल एज मैनर इन विच यू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, एज वेल एज मैनर इन विच, ऑब्जेक्टिव तो डिसाइड करता ही है, लेकिन साथ में क्या डिस्कस करता है, इन विच बिजनेस अफेयर्स should be achieved or should be conducted. Business affairs should be conducted. कि बिजनेस में मैक्सिमम काम, सभी काम आप कैसे करेंगे वो एक्सप्लेन किया जाता है एंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज में, should be conducted। और एक डायग्राम की हेल्प से हम इसे ज्यादा इजीली समझ सकते हैं। डायग्राम कोर वैल्यूज के लिए आपको एक ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल ड्रॉ करके आपको इस ट्रायंगल में सर्कल बना देना। आपकी मर्जी कि आप पहले ट्रायंगल बनाते हैं या पहले सर्कल बनाते हैं, बट कोर वैल्यूज के लिए आपको ट्रायंगल और सर्कल दोनों की जरूरत पड़ेगी। कोर वैल्यूज शो करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा एक्शन फैक्टर्स, एक्शन फैक्टर्स जो काम आप कर रहे हैं, क्योंकि आपका बिहेवियर ही अफेक्ट कर रहा है एक्शन फैक्टर्स को। एक्शन फैक्टर्स एरो दिस साइड एंड दिस साइड, एक्शन फैक्टर्स के साथ साथ डिपेंड करता है एक्शन फैक्टर्स साइड बाय साइड योर पर्सनालिटी फैक्टर्स, आपकी पर्सनालिटी फैक्टर्स। अब डायग्राम के पूरे मार्क्स लेने हैं तो ये एरो आप इस तरफ से डालिए, क्योंकि दोनों ही फैक्टर्स एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं, और ये एरो अंदर भी जाना चाहिए क्योंकि ये हैं आपकी कोर वैल्यूज, ये हैं आपकी कोर वैल्यूज। सेम एक्शन फैक्टर वाला एरो भी इसमें आना चाहिए क्योंकि ये भी है आपकी कोर वैल्यूज। और एक्शन फैक्टर आप क्या काम कर रहे हो, साथ में पर्सनालिटी फैक्टर आपकी पर्सनालिटी कैसी है, इसके साथ इन्वायरमेंट को कभी मत भूलना। यहाँ आ जाएगा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, क्या आ जाएगा, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। और पूरे मार्क्स लेने के लिए डायग्राम को कंप्लीट सही करने के लिए एरो इस तरफ अबव और साथ में एक दूसरे की तरफ आपके ये हो गए एक्शन फैक्टर्स, पर्सनालिटी फैक्टर्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। वैल्यूज में तीनों फैक्टर्स का आपको ध्यान रखना है। सो वैल्यूज टॉपिक कंप्लीट। वैल्यूज अगेन एक शॉर्ट रिवीजन, शॉर्ट एंड क्रिस्प रिवीजन। वैल्यूज में एक वर्ड याद रखना है जो एथिक्स में नहीं था, बिहेवियर। बिहेवियर वैल्यूज सेट ऑफ बिलीव्स
which affect your behavior, which guide your behavior. Entrepreneurial values define the objective of business as well as the manner in which we achieve the objectives. Core values के लिए diagram, action factors, personality factors and environmental factors. Now pause the video, note it down. देखो तो तक की आवाज नहीं आई. An entrepreneur values complete. Now attitude. Achieving attitude towards your own business is entrepreneurship. Achieving attitude towards your own business is entrepreneurship. But ये attitude है क्या? What is it? Attitude constituents important psychological attribute. Psychological जो हम यहाँ से सोचते हैं, हमारी अपनी सोच, हम किसी इंसान के बारे में क्या सोचते हैं, हम जगह के बारे में क्या सोचते हैं, हमारी अपनी सोच. इंडिविजुअल्स अपने हिसाब से अपने बिहेवियर को शेप देते हैं. इट मे बी डिफाइंड एज द वे अ पर्सन फील्स अबाउट समथिंग, अबाउट अ पर्सन, अबाउट अ प्लेस, अबाउट अ कमोडिटी, अबाउट अ सिचुएशन और अबाउट एन आइडिया. आपकी अपनी सोच है आपका एटीट्यूड और आपकी वही सोच बदलने के लिए पढ़ रहे हैं हम entrepreneurship, achieving attitude towards your own business. So attitude, write the definition of attitude. Attitude is something we individually feel about. Give the heading attitude. साथ साथ लिखना है, बिल्कुल भी लेजी नहीं बनेंगे. वीडियो चलाकर किसी और डिवाइस पर गेम खेलने मत बैठ जाना. अगर नोट्स देख रहे हो तो साथ साथ लिखिए. एटीट्यूड. एटीट्यूड इज समथिंग we individually feel about. Attitude is something we individually feel about something, a person, a place, about something, a person, a place, a commodity, a situation or an idea. A commodity, a situation or an idea. किसी के बारे में भी, किसी भी चीज़ के बारे में आपकी पर्सनल सोच, आपका साइकोलॉजिकल फिनोमिनन क्या कहता है, दैट इज एटीट्यूड. एटीट्यूड. अब आपने एटीट्यूड का मीनिंग पढ़ लिया. अब हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ एटीट्यूड. एटीट्यूड के फीचर्स. फीचर्स ऑफ एटीट्यूड. सबसे पहली फीचर, आप फीचर्स से पहले आप ये देख लीजिए कि मीनिंग से ही हमें फीचर्स मिल जाएंगे. फीचर्स ऑफ एटीट्यूड. अगर हम फीचर की बात करते हैं, फर्स्ट फीचर ऑफ एटीट्यूड इज एटीट्यूड अफेक्ट्स बिहेवियर. एटीट्यूड आपके बिहेवियर को अफेक्ट करता है. एटीट्यूड मीन्स आपकी सोच. जैसी आपकी सोच होगी वैसे ही आपका बिहेवियर होगा. एटीट्यूड अफेक्ट्स बिहेवियर. एटीट्यूड अफेक्ट्स बिहेवियर. अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो हम अच्छा बिहेव करेंगे, लेकिन अगर हम अच्छा नहीं सोचते हैं तो हो सकता है हम नेगेटिव बिहेव करें. तो एटीट्यूड्स अफेक्ट बिहेवियर इफ देयर इज नो एक्सटर्नल इंटरवेंशन. इफ देयर इज नो एक्सटर्नल इंटरवेंशन, कोई अगर बाहरी दबाव आप पर ना हो. बाहरी दबाव लाइक कि मामा ने मना किया है, पापा ने मना किया है, और या फिर बिजनेस में कि आपको सामने वाला पसंद नहीं है बट आपको कॉन्ट्रैक्ट लेना है उनसे, बिजनेस डील करने हैं, तो भी आपको खुश होकर बात करनी पड़ सकती है. दीज आर एक्सटर्नल इन्वेंशंस. सो फीचर्स ऑफ एटीट्यूड. एटीट्यूड्स अफेक्ट बिहेवियर इफ देयर इज नो एक्सटर्नल इंटरवेंशंस. सेकेंड फीचर ऑफ एटीट्यूड, इट इज इनविजिबल. क्या एटीट्यूड दिखाई देता है? नहीं. एटीट्यूड सिर्फ हम फील कर सकते हैं, दिखाई नहीं देता. एक्शंस दिखाई देते हैं. सामने वाला अपने दिमाग में सोचकर जो आपके प्रति शो करता है वही दिखता है. तो एक्शंस दिखते हैं, आपके सामने वाले फ्रेंड्स दिखते हैं, बिजनेस पार्टनर्स, बिजनेस कॉम्पिटिटर्स दिखते हैं, बट एटीट्यूड नहीं दिखता. एटीट्यूड इज इनविजिबल. आप इसे सिर्फ फील कर सकते हो.
ड्यू टू साइकोलॉजिकल फिनोमिनन, क्योंकि साइकोलॉजिकल है ये। तो सेकंड फीचर है एटीट्यूड इज इनविजिबल। इनविजिबल क्यों है, रीजन भी हम आपको देंगे, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है कि हाउ कैन यू से एटीट्यूड इज इनविजिबल। एटीट्यूड इज इनविजिबल ड्यू टू साइकोलॉजिकल फिनोमिनन, ड्यू टू साइकोलॉजिकल फिनोमिनन, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल है इसीलिए इसे हम कह सकते हैं कि ये इनविजिबल है, बिल्कुल भी शो नहीं होता है। साइकोलॉजिकल फिनोमिनन। थर्ड इज एटीट्यूड्स आर एक्वायर्ड। एटीट्यूड जरूरी नहीं है कि जितना है उतना ही रहेगा। यू मे एक्वायर इट फ्रॉम वेयर, फ्रॉम योर फैमिली, फ्रॉम योर फ्रेंड्स, फ्रॉम योर पीयर प्रेशर। मूवी देखकर भी कभी कभी एटीट्यूड आ जाता है, आता है। मूवी, सीरियल्स या कोई कुछ भी इंसिडेंट आपने देखा या कुछ ऐसी सिचुएशन आपके साथ हो गई, किसी बिजनेस में आपने नुकसान खाया, तो नेक्स्ट टाइम से आप ज़्यादा और ज़्यादा केयरफुल हो जाएंगे। सो एटीट्यूड्स कैन बी एक्वायर्ड थ्रू आउट द लाइफ। इसमें 1 मार्क क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्या एटीट्यूड इनफ है, क्या एटीट्यूड स्टेबल है, क्या आप एटीट्यूड एक्वायर कर सकते हो, और हाँ तो कैसे थ्रू आउट द लाइफ आप एक्वायर कर सकते हो। तो थर्ड फीचर इज एटीट्यूड कैन बी एक्वायर्ड थ्रू आउट द लाइफ। एटीट्यूड कैन बी एक्वायर्ड कब तक थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ तक आप एक्वायर कर सकते हो एटीट्यूड को। फोर्थ फीचर, एटीट्यूड्स आर परवेसिव। Attitudes can be acquired throughout the life and attitude is pervasive. Pervasive means found everywhere. हर जगह आपको एटीट्यूड मिलता है, एटीट्यूड होना जरूरी है। Attitude means something we individual feel about a place, person, commodity, situation, idea. This is your inner feeling. आपकी inner feeling है, psychological phenomena है, invisible है, pervasive है, आप एक्वायर कर सकते हो, आपके बिहेवियर को अफेक्ट कर सकता है। कब तक? तब तक एक्सटर्नल इंटरवेंशन नहीं है। Now pause the video, note it down, then we next topic. Attitude you can acquire, attitude is invisible, attitude inner feeling. तो फिर सोर्सेज क्या है, कहाँ से आप एक्वायर कर सकते हो? सोर्सेज ऑफ एटीट्यूड, कहाँ से आप एटीट्यूड एक्वायर कर सकते हो? सोर्सेज ऑफ एटीट्यूड आर डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस। आप खुद लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, मूवीज देखते हैं, आपने खुद से इसे एक्वायर किया है। डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने खुद के एक्सपीरियंस से आपने एटीट्यूड एक्वायर किया। कैसे एक्वायर किया? जैसे कि वर्कर ने एक चैलेंजिंग जॉब देखी, सुपरवाइजर ने एक काम दिया और उसने को-वर्कर से पूछते हुए, समझते हुए उस काम को पूरा किया। ही कंप्लीटेड हिज टास्क विद पॉजिटिव एटीट्यूड। एटीट्यूड सेम पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बट पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ, काम की क्वालिटी को देखते हुए, अपने कलीग से सीखते हुए उसने अपना काम पूरा किया। तो डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस, जब आप डायरेक्टली खुद सीखते हो। सेकेंड सोर्स ऑफ एक्वायरिंग एटीट्यूड इज ग्रुप एसोसिएशंस। ग्रुप एसोसिएशन, आपने कोई ग्रुप ज्वाइन किया है, वहां से आप एटीट्यूड एक्वायर करते हो। ग्रुप एसोसिएशंस से एक्वायर आप कैसे कर सकते हो? जैसे डिग्री ऑफ अनदर मेंबर, जहाँ आप सीख रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट लोग हैं। जैसे इसमें फैमिली भी आएगा, आपका वर्क प्लेस भी आएगा, और कल्चरल, सब कल्चरल ग्रुप्स भी आएंगे, और तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स भी आएंगे। तो ग्रुप एसोसिएशंस, वो ग्रुप्स, वो लोग जो कि आपको अफेक्ट करते हैं, आपके एटीट्यूड एक्वायर करने में, वो लोग भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, और कोशिश करो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की, लाइफ में आगे बढ़ने की, डिफरेंट क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकालने की, हार ना मानने की, सिचुएशन से लड़ने की, प्लान ए के साथ प्लान बी भी रेडी रखने की। नेक्स्ट
सोर्सेज ऑफ एक्वायरिंग एटीट्यूड। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, कैसे आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। इन्फ्लुएंशियल अदर्स, आप दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर भी एटीट्यूड एक्वायर कर सकते हो। इन्फ्लुएंशियल अदर्स। इन्फ्लुएंशियल अदर्स में कंज्यूमर्स एटीट्यूड बी फॉर्म्ड एंड चेंज थ्रू पर्सनल कॉन्टैक्ट विद इन्फ्लुएंसिंग पर्सन सच एज रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स। आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एक्सपर्ट्स जिनके आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो, उनसे इन्फ्लुएंस होके भी आपका एटीट्यूड अफेक्ट कर सकता है। और साथ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होते हो, उन पर्सनल कॉन्टैक्ट आप इसे कह सकते हो। इसे आप क्या कह सकते हो? पर्सनल कॉन्टैक्ट with friends, relatives, etc. Personal contact with friends, relatives, etc. ये आपका आएगा इन्फ्लुएंसिंग में। ग्रुप्स एसोसिएशन, ग्रुप्स में आपका लार्ज ग्रुप्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप भी हो सकता है, कल्चरल ग्रुप भी हो सकता है, और वर्क में आपका पीयर ग्रुप भी हो सकता है। डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस, आप खुद मिलते हैं लोगों से, आप खुद उनसे टच में आ रहे हैं, आपने खुद उनको देखा। जैसे कि एक सुपरवाइजर ने काम दिया वर्कर को कंप्लीट करने के लिए, वर्कर इनफ कैपेबल नहीं था या उसे उस बारे में नहीं नॉलेज थी, उसने अपने कलीग से पूछा और खुद काम कर लिया, उसने खुद वेज फाइंड आउट किए। ग्रुप्स आपको क्लियर है, इन्फ्लुएंसिंग आपको क्लियर है। एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, but before starting the next topic, pause the video, note it down, and then come to the next topic. Next topic is motivation. What is motivation? Motivation is a process. Motivation एक process है जिससे कि आप motivate होते हैं towards to complete the task or towards to achieve your goal, objective, or to be continue in your business. So after attitude, next heading is मोटिवेशन। मोटिवेशन, काम करो इनाम मिलेगा, दिस इज पॉजिटिव मोटिवेशन। काम नहीं किया तो जॉब से निकाल दिया जाएगा, दिस इज नेगेटिव मोटिवेशन। मोटिवेशन बहुत जरूरी है। मोटिवेट कौन करता है? आपके लीडर्स ही करते हैं। आपके लीडर्स कैसे करते हैं? आपके लिए रूल सेट करके, आपके लिए पनिशमेंट सेट करके, आपको बोनस पॉइंट देकर, या किसी भी तरीके से आपकी मोटिवेशन मीन्स आपकी इनर फीलिंग को जगाना, आपको इंटरनली मोटिवेट करना। और क्या हो सकता है इसमें? मोटिवेशन जो है प्रोसेस है, ये प्रोसेस कौन करता है? हाई लेवल ऑफ एफर्ट्स लगते हैं इसमें, क्योंकि हर पर्सन को अलग अलग तरीके से मोटिवेट किया जा सकता है। वीडियो के स्टार्टिंग से मैं बोल रही हूँ कि आपको लिखना है, आपको लिखना है। हाउ मेनी ऑफ यू आर राइटिंग? हो सकता है कि आप में से कुछ लिख रहे हैं, कुछ नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि आपको मोटिवेट करने के तरीके बिल्कुल अलग अलग हैं। तो मोटिवेशन इज द प्रोसेस दैट इनिशिएट द बिहेवियर। मैंने आपको ये बिहेवियर को इनिशिएट करने की कोशिश की कि आप साथ साथ लिखिए। मोटिवेशन इज द प्रोसेस, प्रोसेस तो है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, प्रोसेस तो है, दैट इनिशिएट, गाइड्स एंड मेंटेन। शुरुआत की मैंने आपको शुरू में बताया कि आपको नोटबुक पर लिखना है, इनिशिएट। उसके बाद गाइड किया मैंने कि आपको नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए और लिखते जाइए। एंड उसकी गाइड के साथ साथ क्या है? एंड मेंटेन्स। मैं मेंटेन कर रही हूँ, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, वो है मेंटेन्स। क्या मेंटेन कर रहे हैं हम? गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, अभी के लिए हमारा गोल क्या है? इस चैप्टर को पूरा करना हमारा गोल है। तो इस चैप्टर के लिए कॉन्टिन्यूअस आई एम ट्राइंग टू मोटिवेट यू। कैसे मोटिवेट कर रहे हैं हम आपको? सबसे पहले इनिशिएट किया कि आपको साथ साथ नोट्स बनाने हैं, गाइड किया कि पेन उठा लीजिए, लिखना स्टार्ट करिए, और इसके साथ साथ गाइड एंड मेंटेन्स गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, गोल ओरिएंटेड टू अचीव स्पेसिफिक गोल। एंड नाउ मोटिवेशन प्रोसेस। हमने कहा कि मोटिवेशन एक प्रोसेस है, तो वो जो प्रोसेस है, हाउ टू ड्रॉ इट,
आपको एक डायग्राम की हेल्प से हम ये मोटिवेशन प्रोसेस करा देते हैं। जब भी आपको मोटिवेशन प्रोसेस की शुरुआत होती है, ये सर्कुलर में दिखाएंगे आप, क्योंकि मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कॉन्टिन्यूशन चलता है, क्योंकि गाइड करके आपको मेंटेन भी करना है। कैसे? सबसे पहले अनसेटिस्फाइड नीड, मुझे लगा कि पता नहीं आप काम करेंगे कि नहीं, पता नहीं आप लिखेंगे कि नहीं, तो स्टार्ट हुई अनसेटिस्फाइड नीड कि मैं सेटिस्फाई नहीं थी, मुझे पता नहीं था कि आप काम करेंगे या नहीं करेंगे, आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। और जैसे ही अनसेटिस्फाइड नीड, तो मेरे दिमाग में टेंशन आई, मुझे टेंशन शुरू हो गई, तो यहाँ से आई टेंशन। और जैसे ही टेंशन आई, मेरे दिमाग ने सोचना शुरू कर दिया, टेंशन के बाद सोचना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया, ड्राइव्स, DRIVES। मेरे दिमाग में सोचना शुरू कर दिया कि क्या किया जाए, सोचना शुरू करके सर्च बिहेवियर। आपको पता है कि हर पर्सन को अलग अलग तरीके से मोटिवेट किया जा सकता है। मैंने आपको मोटिवेट करने का तरीका सोचा, सर्च बिहेवियर, और बिहेवियर सर्च करके मुझे ये पता चला कि आप लिखते नहीं हैं, सिर्फ सुनते रहते हैं, जिससे कि आपकी अटेंशन रिटेन नहीं रह पाती। अटेंशन रह ही नहीं पाती, आप ज़्यादा देर सुन ही नहीं सकते जब तक आप कॉन्टिन्यूस लिखने में बिजी नहीं होंगे। आपका बिहेवियर सर्च हो गया। सबसे पहले मेरी अनसेटिस्फाइड नीड थी, मुझे डर था कि पता नहीं वीडियो में आप लिख भी रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, क्या करेंगे, याद होगा कि नहीं। मुझे टेंशन शुरू हुई, टेंशन से मैंने सोचना शुरू किया, आपके बिहेवियर को सोचा, और मैंने आपको गाइड किया कि आप साथ साथ लिखो। जैसे मैंने आपको गाइड किया और आपने लिखना शुरू कर दिया, सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड, वो नीड जो कि अनसेटिस्फाइड थी वो सेटिस्फाई हो चुकी है, सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड। और जैसे ही नीड सेटिस्फाई हुई, ये जो टेंशन मेरे दिमाग में बढ़ रही थी ये कम होनी शुरू हो गई, ये जो टेंशन थी ये कम होनी शुरू हो गई। दिस इज रिडक्शन इन टेंशन। आप वापस वहीं पर पहुंच गए, रिडक्शन इन टेंशन, टेंशन तो कम हो गई, लेकिन आपको पता है ह्यूमन बिहेवियर, हम ऐसे हैं कि एक जैसे ही जरूरत पूरी होती है दूसरी जरूरत दिमाग में जाग जाती है। वैसे ही अब मेरा दिमाग दूसरी तरफ जाएगा कि अरे आप क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप होमवर्क नहीं कर रहे हो, आप असाइनमेंट नहीं कर रहे, उसके लिए क्या करूं मैं, उसके लिए कुछ नया तरीका ढूंढूंगी। सो दिस इज द कंप्लीट मोटिवेशन प्रोसेस। डायग्राम ड्रॉ करना है, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए जरूरी है कि आप कॉन्टिन्यूटी दिखाएं एरो की हेल्प से। अनसेटिस्फाइड नीड, टेंशन, जैसे ही टेंशन हुई टेंशन डिराइव होने के बाद सर्च बिहेवियर, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, हर सामने वाले के दिमाग के हिसाब से आपको डिसीजन लेने हैं। और सर्च बिहेवियर करके जैसे ही डिसीजन लिया, आपकी नीड सेटिस्फाई हुई, और नीड सेटिस्फाई होते ही आपकी टेंशन कम हो गई। लेकिन आप यहाँ रुके नहीं, फिर से आपने नई नीड को देख लिया और फिर आगे कॉन्टिन्यूशन चलता रहता है। मोटिवेशन इज अ प्रोसेस जो कि हमेशा चलता है। दिस इज मोटिवेशन प्रोसेस। मोटिवेशन प्रोसेस के लिए मैस्लोज ने हमें एक हायरार्की थ्योरी दी है। कौन से हायरार्की थ्योरी की? ये जो टेंशन शुरू होती है, ये इसका भी एक प्रोसेस है कि सबसे पहले आपको किस तरह की जरूरत है, उसके बाद किस तरह की जरूरत है, उसके लिए हम एक हायरार्की डायग्राम पढ़ेंगे। डायग्राम है जो कि हर एक सब्जेक्ट में आपको मिलेगा, जो आप अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हो। कैसे? अगर मैं अभी आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि बेटा ऐसी क्या जरूरत है, अगर अलादीन का चिराग एकदम से आपके सामने आ जाए और आपसे पूछे बोल बच्चा तेरी क्या इच्छा है, तो हो सकता है आप में से कोई मोबाइल, iPhone 10, कोई गाड़ी मांगेगा, कोई बोलेगा अरे भाई मुझे तो मूवी देखने जाना है, कोई ये भी कह सकता है कि मैं तो घर में बैठे बैठे थक गया हूँ, मुझे बाहर निकालो। लेकिन अगर मैं इसी बात को चेंज करती हूँ और आपको बोलती हूँ कि आपको रूम में बंद कर दिया 4 दिन के लिए, कोई खाना कोई पानी कुछ नहीं दिया, और 4 दिन बाद दरवाजा खोल के फिर अलादीन का चिराग पूछता है क्या चाहिए, तो आप सिर्फ इतना ही बोलोगे, वो बोलने लायक बचे तो पानी दे दो, आई नीड सम वाटर, आई नीड सम फूड। क्यों? क्योंकि सबसे पहली जो ज़रूरत होती है, बेसिक नीड आपकी होती है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड में फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग। अभी आप कार, मोबाइल, फॉरेन ट्रिप, इन सब के लिए सिर्फ इसलिए सोच पा रहे हो क्योंकि फिजियोलॉजिकल नीड्स पेरेंट्स ने पूरी कर दी है। अभी आप घर पर बैठे हो, जब भी आप मैस्लोज हायरार्की ड्रॉ करना चाहते हो, सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करा करो, बहुत बड़ा,
पूरे पेज पर ट्रायंगल ड्रॉ करा करो। ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद उसे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया करो। 5 1 2 3 4 1 पार्ट 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स आपने ड्रॉ किया उसको। फर्स्ट पार्ट जिसमें आप याद रखने के लिए P लिख देंगे, फर्स्ट आपका P होना चाहिए। सेकंड पार्ट जिसमें आप याद रखने के लिए उसे S रख देंगे। और थर्ड पार्ट पहला ये होगा बेटा, सबसे पहले आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स आपको कंप्लीट करनी है। S के बाद आप B लिखेंगे, बिलोंगिंगनेस। फिजियोलॉजिकल के बाद सेफ्टी, सेफ्टी के बाद बिलोंगिंगनेस, यहाँ आपको फ्रेंड्स चाहिए, दोस्त चाहिए। और बिलोंगिंगनेस के बाद एस्टीम नीड्स, एस्टीम नीड्स E लिखेंगे आप। और सबसे ऊपर आप S लिखेंगे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो सबसे पहले हम की लेटर्स याद करेंगे मैस्लोज हायरार्की थ्योरी के लिए। मैस्लोज हायरार्की थ्योरी MASLOW, मैस्लोज हायरार्की थ्योरी HIERARCHY, मैस्लोज हायरार्की थ्योरी या डायग्राम या मॉडल। डायग्राम के साथ ये क्वेश्चन 6 मार्क में आ सकता है। जैसे ही मैस्लो की बारी आएगी आपको याद रखना है की लेटर्स PSB, ES, ये की लेटर्स आप याद रखेंगे। और इन्हीं की लेटर्स की हेल्प से हम कंप्लीट करेंगे। P इज फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स में आपका आएगा फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। रोटी कपड़ा मकान मूवी देखिए ना, फूड शेल्टर क्लोथिंग, ये आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स में आ जाएगा। सेफ्टी नीड्स, सेफ्टी आपको खाने के बाद सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जिसके लिए हमने घर बनाया। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इसमें आएगी कि अब आपको चैन की नींद सोना है तो एक सुंदर सेफ घर होना चाहिए। इस जब आपकी ये दोनों नीड पूरी हो जाएंगी तब आप आएंगे कि अब मुझे दोस्तों की ज़रूरत है। सबसे पहले ही आप दोस्त नहीं मांगते, पहले आपकी फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड कंप्लीट होनी चाहिए। इसके बाद आती है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड। बिलोंगिंगनेस ड्रॉ करिए साइड बाय साइड, एंड लव नीड्स। बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, जहां आपको फ्रेंड्स चाहिए, जहां आपको दोस्त चाहिए, रिलेशनशिप्स चाहिए, ये बिलोंगिंगनेस एंड लव में आएगा। और उसके बाद आता है आपका एस्टीम नीड्स, एस्टीम नीड्स। अब एस्टीम नीड्स में आप क्या लेते हैं? एस्टीम नीड्स में आप अपनी प्रेस्टीज, अपनी रेपुटेशन, अपनी फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट, प्रेस्टीज, जैसे मैं एक रेपुटेड टीचर हूँ, यस आई एम PGT कॉमर्स एंड दिस दैट प्रेस्टीज, एंड साथ में फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट, हाँ मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ जहाँ मुझे पहुँचना था, फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट। बट अभी आप फाइनल गोल पर नहीं पहुँचे हैं। लास्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तब आप इस पर तब पहुँचते हैं जब आपकी ये फिजियोलॉजिकल सेफ्टी, बिलोंगिंगनेस, एस्टीम नीड्स कंप्लीट हो चुकी हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपको याद है आपने बचपन में सोचा था कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, मुझे क्या करना है, मेरे सपने क्या हैं, अपने उन सपनों को ही पूरा करना है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहाँ फुल पोटेंशियल यूज करते हैं, फुल पोटेंशियल। एंड आपके जो बेस्ट लास्ट था जहाँ आप अपने आप को सेल्फ फुलफिलमेंट समझते हैं, ठीक है। अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल, अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल, जहां आप अपना पूरा अचीव कर लेते हो, वो है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो वी डिस्कसिंग इट अगेन, फिजियोलॉजिकल नीड्स, देन सेफ्टी नीड्स, बिलोंगिंगनेस नीड्स। जो ये आपकी सेफ्टी और फिजियोलॉजिकल है, ये आपकी बेसिक नीड्स है। कौन सी नीड्स है? बेसिक नीड्स, ये तो सभी को चाहिए, ये आपकी बेसिक नीड्स हैं। बेसिक नीड्स के बाद नेक्स्ट बाकी दोनों एस्टीम और बिलोंगिंगनेस, ये आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं। कौन सी नीड्स हैं? ये आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, PSYCHOLOGICAL।
ये आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं। 2 बेसिक हो गई, 2 साइकोलॉजिकल हो गई, बची कितनी? सिर्फ एक, और वो है सेल्फ फुलफिलमेंट नीड। सेल्फ फुलफिलमेंट नीड, जहां आप खुद को पूरा महसूस करते हैं। एंड दिस कंप्लीट डायग्राम इज मैस्लोज हायरार्की। मैस्लोज हायरार्की, basic, these 2 basic, another 2 psychological, and last one self fulfillment. Pause the video, draw it yourself. कलर भी कर सकते हैं, डिफरेंट कलर जैसे कि आपके बुक में गिवन है। और मैकलेंड्स थ्योरी ऑफ नीड्स, आफ्टर मैस्लोज हायरार्की थ्योरी, मैकलेंड्स कैपिटल M C कैपिटल C, याद रखिए मैकलेंड्स CLLAND, मैकलेंड्स थ्योरी ऑफ नीड्स। Macklin's theory of needs. According to Macklin's theory of needs, regardless of culture or gender, people are driven. According to Macklin's theory of needs, regardless of gender, culture, people are driven by 3 motives. जेंडर बिल्कुल नहीं ध्यान देंगे, कल्चर नहीं, सिर्फ 3 मोटिव से लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। कौन कौन से? अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर। अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर। 3 motives: achievement, affiliation and power. Achievement means need for achievement, wish to take responsibility, find new problems to the solution. कि आपको किसी प्रॉब्लम का नया सॉल्यूशन आप ढूंढना चाहते हो, विश टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशंस, विश टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड आउट सॉल्यूशंस किसके? उन प्रॉब्लम्स के, वो जो आपने फाइंड आउट की हैं, वो उन प्रॉब्लम्स के, उन मास्टर कॉम्प्लेक्स टास्क के, उन गोल्स के जो कि कोई अचीव नहीं कर पा रहा है। अपनी लेवल ऑफ सक्सेस को अचीव करने के लिए आप इनको सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने की जिम्मेदारी ले लेते हो। दैट इज कॉल्ड अचीवमेंट। एफिलिएशन, नीड ऑफ एफिलिएशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिजायर टू बिलोंग एंड एंजॉयमेंट ऑफ टीम वर्क, और टीम वर्क के साथ साथ अ कंसर्न अबाउट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड टू नीड अ रिड्यूस अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने के लिए, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए और किसी काम को पूरा करने की जिम्मेदारी लेने के लिए। एंड एंजॉयमेंट ऑफ टीम वर्क, एंड एंजॉयमेंट ऑफ टीम वर्क, आप अपनी टीम के साथ काम करना चाह रहे हैं। क्योंकि एफिलिएशन है तो एंजॉयमेंट ऑफ टीम वर्क, साथ में अ कंसर्न और रिड्यूस अनसर्टेनिटी, अ कंसर्न और साथ में रिड्यूस अनसर्टेनिटी बिकॉज एनवायरनमेंट इज डायनामिक, कुछ भी हो सकता है। अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करना भी इसी में इंक्लूड होगा, एफिलिएशन में। रिड्यूस अनसर्टेनिटी के बाद नेक्स्ट आपका पावर। द नीड ऑफ पावर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ ड्राइव टू कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस अदर्स। जब आप औरों को कंट्रोल करना चाहते हो, औरों से आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो। और नीड टू विन, एक ऐसी जरूरत जब आर्ग्यूमेंट्स को विन करते हो, नीड टू परसुएड एंड प्रिवेल। सो पावर, थर्ड थ्योरी अकॉर्डिंग टू मैकलैंड, control and influence others, control and influence others। मैकलिन की थ्योरी में कोई डायग्राम नहीं है, यहाँ सिर्फ आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों वो 3 पॉइंट्स हैं जिसे आप 3 मोटिव्स कह सकते हैं। these 3 motives, तो दिस इज इन्फ्लुएंस बाय 3 motives।
और वो 3 मोटिव्स कौन कौन से हैं आपके? 3 मोटिव्स आर अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर। अचीवमेंट आपने डिस्कस किया, नीड टू अचीव, विश टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड आउट सॉल्यूशन। एफिलिएशन जब आप टीम वर्क में काम करना चाहते हो, अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करना चाहते हो। और पावर टू कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस अदर्स, आप दूसरों को कंट्रोल करना चाह रहे हो, इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हो। दिस टॉपिक कंप्लीट मोटिवेशन हमने 2 टाइप से सीखा, मैस्लोज हायरार्की थ्योरी एंड मैकक्लेन। टॉपिक कंप्लीट। नाउ द सेकंड लास्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड एम्प्लॉय। डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड एम्प्लॉय। डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड एम्प्लॉय। यस, अगर आप डिफरेंस में मार्क्स लेना चाहते हो, 1 मार्क का क्वेश्चन ही क्यों ना हो, अगर आपको डिफरेंस में मार्क्स लेने हैं, ऑलवेज डू इट इन टेबुलर फॉर्म। डिफरेंस आपको टेबुलर फॉर्म में करना है। 1 मार्क क्वेश्चन है 1 डिफरेंस, 3 मार्क क्वेश्चन है 3 डिफरेंस। 3 मार्क क्वेश्चन 3 डिफरेंस में एग्जाम्पल काउंट नहीं होता। सो ऑलवेज शो इट इन टेबुलर फॉर्म विद डिफरेंट हेडिंग्स। कैसे? पहली हेडिंग हमेशा सीरियल नंबर के साथ बेसिस, एंड बेसिस के बाद आपके टॉपिक्स आर एंटरप्रेन्योर एंड एम्प्लॉय। एंटरप्रेन्योर एंड एम्प्लॉय टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस देंगे, तभी आपको मार्क्स कंप्लीट मिलेंगे। टेबल कंप्लीट एंड राइट बेसिस। तो सबसे पहले आप मोटिव लिखेंगे कि दोनों का मोटिव क्या है। एंटरप्रेन्योर स्टार्ट अ वेंचर बाय सेटिंग अप ऑफ एन एंटरप्राइज। एंटरप्रेन्योर किस लिए वेंचर सेटअप करता है? एक एंटरप्राइज स्टार्ट करने के लिए। लेकिन एक एम्प्लॉय किस लिए आता है? जॉब करने के लिए और सैलरी लेने के लिए। ज्यादा रिस्क किस पर है, एंटरप्रेन्योर या एम्प्लॉय? एंटरप्रेन्योर, क्योंकि आपने पढ़ा कि अर्न प्रॉफिट बट अ मॉडरेट रिस्क टेकर ऑल्सो। तो मोटिव लिख दीजिए बेसिस में, एंड मोटिव ऑफ एंटरप्रेन्योर इज स्टार्ट अ वेंचर बाय सेटिंग अप ऑफ एन एंटरप्राइज। स्टार्ट अ वेंचर, एक बिजनेस शुरू कर रहा है, बाय सेटिंग अप एन एंटरप्राइज। इसका मोटिव है कि इसने एक बिजनेस शुरू करना है। और एम्प्लॉय का मोटिव है रेंडर्स सर्विसेज। क्या मोटिव है? कि मैं सर्विसेज रेंडर कर रहा हूँ, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ इन द ऑनगोइंग, और एक चलते हुए बिजनेस में, इन द ऑनगोइंग जो ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, और न्यू एंटरप्राइज सेटअप बाय समवन एल्स, और न्यू एंटरप्राइज सेटअप बाय समवन एल्स। किसी और ने बिजनेस शुरू किया है, उसमें वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज एम्प्लॉय। सेकेंड डिफरेंस, सेकेंड आपका क्या हो जाएगा? स्टेटस। आप मुझे बताइए इन दोनों में से ओनर कौन है और सर्वेंट कौन है? अगर आप ओनर की बात करते हैं, क्योंकि सर्वेंट में बुरा मत मानना, सर्वेंट मीन्स सर्विस। अगर वो नौकरी कर रहा है तो वो नौकर है। नौकर आप अपने हाउस मेड की तरह मत लेना। तो यहाँ आपका नेक्स्ट होगा स्टेटस। स्टेटस क्या है? ये ओनर है और ये सर्वेंट है। सेग्रीगेट करने के लिए लाइंस डाल लीजिए। एंड थर्ड वन इज रिस्क किसका ज्यादा होता है? एंटरप्रेन्योर का। टेक्स ऑल रिस्क, सभी रिस्क इसी का है। टेक्स ऑल रिस्क, ही इज मॉडरेट रिस्क टेकर। कंबाइंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, टेक रिस्क एंड प्रॉफिट। यहाँ कोई रिस्क नहीं है, काम हो ना हो उसे सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। एंटरप्रेन्योर को कौन सा रिवॉर्ड मिलता है? प्रॉफिट, और इससे क्या मिलता है? सैलरी, रिवॉर्ड। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? रिवॉर्ड, प्रॉफिट। और एम्प्लॉय को क्या रिवॉर्ड मिलेगा? सैलरी। आप फिक्स सैलरी, काम ज्यादा करे कम करे उसे सैलरी मिलेगी। काम ना करने पे जॉब से निकाल दिया वो एक अलग पॉइंट है, बट सैलरी मिलेगी। जॉब शुरू करते ही पहले दिन से ही उसकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। इनोवेशन,
इनोवेशन की अगर बात करें तो हाईली इनोवेटिव कौन है दोनों में से? एंटरप्रेन्योर। तो हमारा लास्ट 5th पॉइंट है इनोवेशन। इनोवेशन एंटरप्रेन्योर में आप कहेंगे हाईली इनोवेटिव। हाईली इनोवेटिव क्योंकि आपने पढ़ा है कि फाइंड आउट नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी, गिव सॉल्यूशन टू इट, ऑलवेज प्रोवाइड समथिंग न्यू। यहाँ इसकी जॉब होती है वंस जॉब गेट टू मीट द टू कंप्लीट द वर्क गिवन बाय अथॉरिटीज। इसका यही काम होता है कि जो अथॉरिटीज ने काम दिया उसे पूरा कर दें। टू कंप्लीट द वर्क गिवन बाय अथॉरिटीज, सिर्फ प्लान्स जो बना दिए गए हैं उन प्लान्स को फॉलो करना ही एंटरप्रेन्योर का, एम्प्लॉय का टास्क है। ये 5 डिफरेंसेस आपके हो गए। 5 डिफरेंसेस आप देखिए, मोटिव, स्टेटस, रिस्क, रिवॉर्ड एंड इनोवेशन। मोटिव क्या है? बिजनेस स्टार्ट करना। मोटिव क्या है? काम पूरा करना। ये ओनर है, ये सर्वर है, सर्वेंट है। यहाँ सभी रिस्क इसका, इसका कोई रिस्क नहीं है, प्रॉफिट अर्न करता है, इसे सैलरी मिलती है। और ये हाईली इनोवेटिव है बट यहाँ ओनली प्लान्स को फॉलो करता है। नोट इट डाउन, पोज इट। लास्ट टॉपिक, पोज इट। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर यूनिट 2 इज इंट्राप्रेन्योरशिप। कभी कभी आप बाहर जा रहे हैं, लंबे समय के लिए जा रहे हैं, अपना चेकबुक तक आप अपने एम्प्लॉय को दे जाते हो। इतना भरोसा, पूरी डिसीजन पावर उसको दे दी, इवन चेकबुक दे दी, उसे बता दिया कि आप किसी भी टाइप का डिसीजन लेने के लिए फ्री है। वो पर्सन, क्या खास बात है उसमें? क्योंकि वो औरों से अलग है, स्पेशल है, टैलेंटेड है, आपको उसके डिसीजंस पे भरोसा है, एक्सपीरियंस्ड है, प्रोफेशनल है, बहुत सारी खूबियां हैं उस पर्सन में, और उसी को आप कहेंगे इंट्राप्रेन्योर। क्या कहेंगे? इंट्राप्रेन्योर। आपका वो एम्प्लॉय, वो सर्वेंट, वो आपका काम करने वाला जिस पर आप पूरा ट्रस्ट कर सकते हो, पूरी जिम्मेदारी उसको दे सकते हो, सारे डिसीजन पावर्स दे सकते हो, और आने वाले समय में उसे मैनेजमेंट टीम में इंक्लूड कर सकते हो। सो इंट्राप्रेन्योरशिप, इंट्राप्रेन्योर्स आर यूजुअली एम्प्लॉइज, entrepreneurs are usually employees within a company। ये employees ही हैं, usually employees within a company। आपकी कंपनी में बाकी employees की तरह ये भी employees ही हैं। who are assigned a special idea और प्रोजेक्ट जिस पर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं, जिसे आपने असाइन किया हुआ है। हु आर असाइन्ड स्पेशल आइडिया, प्रोजेक्ट और अ कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी, or instructed develop them yes this is इंट्राप्रेन्योरशिप। इंट्राप्रेन्योर आपका वो एम्प्लॉय है जिस पर आप पूरा भरोसा करते हो, पूरी डिसीजन पावर आपने उसके हाथ में दी है, असाइन करिए आपने ड्यूटीज उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की, उस आइडिया को कंप्लीट करने की, और साथ साथ आपने उसे इंस्ट्रक्ट किया है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। ये वो आपके रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज़ को कंप्लीट करते हैं, आपके टारगेट को एज पर द duties assigned। Entrepreneurs main job is to turn that special idea or project into profitable venture। वो आइडिया जो आपने उन्हें दिया था, वो टास्क जो आपने दिया था, वो भरोसा जो आपने उन पर किया था, वो उसे कंप्लीट करते हैं एज पर द गिवन रिसोर्सेज, और आप उन पर पूरा ट्रस्ट कर सकते हो बिकॉज दे आर इनफ कैपेबल, इनफ एक्सपीरियंस्ड, ट्रस्ट पर मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन इन योर बिजनेस। सभी एम्प्लॉयज पर आप पूरा भरोसा नहीं कर सकते, पर उनमें से भी कोई खास है, दी बेस्ट है, सुपीरियर है, टॉप मोस्ट है, जिसे आप कहते हो मैं सिर्फ तुम पे भरोसा करता हूँ, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये प्रोजेक्ट पूरा करना है, तुम्हें ये आइडिया पूरा करना है, और वो उसको आप काम को आपको पूरा करके देता है। दैट स्पेशल पर्सन इज इंट्राप्रेन्योर। जो आपकी कंपनी का एम्प्लॉय आपसे सैलरी ले रहा है, पर वो इनफ कैपेबल है आपके भरोसे के लिए, आपके इस काम के लिए, और वो जो कंप्लीट प्रोसेस है दैट इज इंट्राप्रेन्योरशिप। नाउ यू नीड टू कंप्लीट, पैक अप, नोट इट डाउन,
क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस करना नहीं भूलेंगे। चैप्टर को अपनी बुक से रीड करना है। जब बुक से रीड करेंगे बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस को बुक में मार्क करेंगे और इसके साथ साथ रीड करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केस स्टडी।